हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि आज की ये क्लास जो है आपकी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, 150वीं। ठीक है, अगर गांधी जी होते 2018 में तो वो कितने साल के होते, 150 साल के होते। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। 2018 में से 150 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, 8 और 1। 1868 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यूपी टूरिज्म की टैग लाइन क्या है। आप सभी लोग बताइए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। यूपी टूरिज्म की टैग लाइन क्या है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टैग लाइन क्या है दोस्तों, यूपी अगर नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो सच बात है दोस्तों, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश में ही आगरा पड़ता है, और आगरा में विश्व का 7वां अजूबा ताजमहल जो है वो आपको आगरा में देखने को मिलेगा, जो कि आपका यूपी में है। और यूपी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि भारत के संस्कृति को दर्शाती हैं, भारत के इतिहास को दर्शाती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रूबल किस देश की मुद्रा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूबल जो है वो रूस देश की मुद्रा है। जितने भी लोगों ने रूस बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके लिए। तो दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है। भारत में जूट अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। जूट दोस्तों, जिसे हम लोग ब्राउन फसल, गोल्डन फसल भी कहते हैं, तो आपको बताना है कि जूट जो है अधिकतम किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग बता रहे हैं कि बिहार में पाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जूट जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। काफी सारे लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं, लेकिन बी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है। यहाँ पर सीधा सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक वन जो है, आच्छादन जो है, वो किस राज्य में है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे अधिक वन आच्छादन जो है इसी क्षेत्र में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत में दूसरे स्थान पर आता है, और पहले स्थान पर आपका आता है राजस्थान, और तीसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। तो पहले पर आप सभी लोग ध्यान में रखिए, भारत का क्षेत्रफल सबसे बड़ा राजस्थान का क्षेत्रफल है, और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, और तीसरे स्थान पर आपका यूपी का क्षेत्रफल है। और यदि बात करें एकदम आखिरी स्थान पे, तो एकदम लास्ट में कौन है दोस्तों, यदि एकदम लास्ट में बात करें तो गोवा आपका सबसे छोटा राज्य है।
तो ये सब चीजें आप लोग अपने ध्यान में रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ड्रीम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देखिए, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग डी बता रहे हैं, तो बिल्कुल राइट हो जाएंगे आप सभी लोग, क्योंकि आप लोग इसे एसएसटी में 6, 7, 8 में जब थे तो ये सब चीजें आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और कितने ईसा पूर्व हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ईसवी और ईसा पूर्व में तो आप सभी को पता है क्या अंतर है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के से रिलेटेड ईसवी और ईसा पूर्व है, ठीक है। ईसा ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी स्टार्ट हो गया दोस्तों, और ईसा मसीह के पहले क्या था, ईसा पूर्व उसे कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर सीधा सीधा हिसाब लगाया जाए तो जब से सन स्टार्ट है, मान लीजिए सन 1, सन 2, ऐसे ऐसे आज करके 2022 सन पहुंचा है, उसी हिसाब से जब सन 1 के पहले के समय को हम लोग क्या कहेंगे, जब सन स्टार्ट नहीं था, तो 563 ईसा साल पूर्व, मतलब 563 साल पहले, ठीक है। तो अगर सीधा सीधा हिसाब लगाया जाए तो 2022 में आप लोग 563 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 2585 साल पहले जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो है आप सभी लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सन 1934 से 35 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था, भारत में स्टार्ट हुआ था। 1934 से सन 1935 के आसपास जो है ये चीज स्टार्ट हुआ था, और ये जो है क्रिकेट से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, अतः खाना जो है जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक हो, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे कंप्यूटर के मुख्य स्मृति कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर रैम, ई रैम, या आपका ऑप्शन नंबर सी या डी। तो दोस्तों यदि बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, रैम अथवा रैंडम जो होता है, दोनों रैम अथवा रैंडम जो भी कुछ कह सकते हैं आप लोग, ये जो है एक्सेस मेमोरी, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया रैम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति जो है वो रैम है, और प्राथमिक मेमोरी भी इसे ही कहते हैं हम लोग। तो जितने भी लोगों ने रैम को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल तिथि रेखा क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है 180 डिग्री देशांतर, तो जी हाँ दोस्तों आप लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाँ दोस्तों एक फैक्ट इसके बारे में है, आप सभी लोग जान लीजिए। 180 डिग्री जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल तिथि रेखा कहते हैं, डेट रेखा कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि इसको पार करके जो है पश्चिम दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। यदि इस रेखा को, जैसे पृथ्वी है तो ये देशांतर रेखा 180, इसको अगर पार करके जाने पर, इधर से इधर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऐसा बढ़ता है दिन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए पाम्पा, पेरियार, काबनी या कलाडा। तो दोस्तों पाम्पा यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इडुक्की बांध जो है वो केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। कितने लोगों ने, जितने लोगों ने पेरियार बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, अगला प्रश्न है आपके सामने। तो दोस्तों वह चीनी दरबारी जो यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है हेन सांग जो है 7वीं शताब्दी में, ठीक है, 7वीं शताब्दी में
हर्षवर्धन के दरबार में आया था 7वीं शताब्दी। यदि डेट की बात करें दोस्तों तो 606 से 647। 647, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक जो है हेन सांग का शासन मतलब हेन सांग का कार्यकाल माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आज की क्लास, तो आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। यदि बात करें यहाँ पर मंगल ग्रह की तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और इसकी सतह पर जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता जो है वो बहुत है, ठीक है। और इसी के कारण जो है ये लाल रंग का दिखाई देता है। और मंगल के दिन जो है, मंगल के दिन का मान जो है अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो आप सभी लोग ये चीज ध्यान में रखिए कि मंगल के दिन का मान जो है अक्ष के झुकाव पृथ्वी के समान होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, आप सभी लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से बिजली का नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सारे ग्रह हैं इसी के बेस पर जो है हिंदी में आपको नाम मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जल एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर ए जल बिजली का नवीनकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संविधान का प्रस्तावन सॉरी दोस्तों संविधान का प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। गेट खुला है, आ जाओ। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में लागू संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी जो है राज्य घोषित किया गया, तो देश घोषित किया गया। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है 16 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान किस भाग में किया गया है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख जो है वो संविधान के किस भाग में किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों भाग 4 जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखिए सभी लोग ध्यान से। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि यहाँ संसार में जो है 7 महाद्वीप पाए जाते हैं इस पूरे, तो इन महाद्वीपों में इस पूरी पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों वो है एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत जैसे बड़े देश शामिल हैं, भारत चीन ये सब एशियाई देश है। और यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और ये एक देश भी है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सबसे छोटा दिन है वो सबसे बड़ा दिन है वो होता है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। सबसे बड़ा दिन यहाँ पर 22 दिसंबर होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 21 जून जो है यहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। और जबकि उत्तरी गोलार्ध की यदि बात करें जिसमें आपका भारत भी आता है तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर अपने उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का और सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों
22 दिसंबर, ठीक है। लेकिन यदि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर 21 जून जो है सबसे छोटा दिन माना जाएगा और 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन, ठीक है। चलिए, ये सब दक्षिणी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध अपना भारत 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 ये सब आता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है दोस्तों, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है रेमन मैग्सेस के नाम पर प्रदान किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पुरस्कार जो है अप्रैल 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था दोस्तों? आपको मैं बताना चाहूंगा कि रॉकफेलर ब्रदर्स ने ये चीज स्थापित किया था। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है 19 नंबर प्रश्न में आप सभी लोग जान गए, ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी या ब्रह्मोस या नाग या आपका अस्त्र? तो दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाली, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है पृथ्वी मिसाइल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये इंडिया की मिसाइल है। चलिए, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखो काफी सारे लोग बता रहे हैं कि अमेजान नदी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी यहाँ पर जो नील नदी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अमेजान तो एक जंगल है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें मोहिनी अट्टम नृत्य की, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने 25 जनवरी बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें संविधान लागू किया गया। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके द्वारा उत्तरदायी है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है लोकसभा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के द्वारा उत्तरदायी होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भारत को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया गया था साहित्य के लिए। जितने भी लोगों ने ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और सन 1913 ईस्वी में ये पहली बार पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और इसी के साथ चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि किसे दिया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में जो है इस योगदान के लिए साहित्य के क्षेत्र में इस योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग बताइए। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है इसके लेखक है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। आप सभी लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और डार्विन ने जो है अपनी इस पुस्तक में जातियों के अभ्युदय में विकासीय सिद्धांत की व्याख्या की है। और डार्विन के द्वारा जो है प्रतिपादित सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत अथवा डार्विनवाद के रूप में भी जाना जाता है। तो आप सभी लोग परिचित रहिए इससे। लघु उद्योग के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है? तो लघु उद्योग के लिए जो है सर्वोच्च वित्त निकाय यहाँ पर यस, देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया SIDBI, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? जो ओजोन परत है ये जो नुकसान पहुंच रहा है इसका कारण है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों मलेरिया रोग के लिए जो वृक्ष है वो है आपका, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला
सिनकोना वृक्ष, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है? रिकॉर्ड तो सभी पता। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक भागों में यदि विभाजित किया गया है तो कितने प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, उत्तराखंड जो है, देखिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक भागों के रूप में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड जो कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए होता है, और उत्तर प्रदेश यदि बात करें, उत्तर प्रदेश को वर्तमान में 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है भाबर और तराई, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, भाबर और तराई। और यदि बात करें दूसरे क्षेत्र की दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे भी ध्यान में रखिए। दूसरा क्षेत्र क्या है दोस्तों? दूसरा क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, ये यूपी की बात कर रहा है। और यदि बात करें तीसरे क्षेत्र की, तो वो है आपका दक्षिण के पहाड़ एवं पठार। दक्षिण के पहाड़ एवं पठार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन है, इससे फर्क नहीं, आप सभी लोग देखते हुए चलिए। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकाली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकाली भाषा जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने हैदराबाद बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो है वो आपकी हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 33 नंबर प्रश्न। और यदि बात करें बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है शनि ग्रह। और तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तब आता है आपका अरुण ग्रह। और यदि बात करें दोस्तों चौथे नंबर पर कौन सा आता है, तो आपका आता है वरुण। ठीक है, तो पहले पर आप सभी लोग देख ही रहे हैं, पहले पर आ जाएगा बृहस्पति, दूसरे पर शनि, तीसरे पर अरुण ग्रह, चौथे पर आपका वरुण ग्रह, और पांचवें स्थान पर आता है आपका अपना पृथ्वी, जिस पे आप लोग निवास करते हैं, जहां पर जीवन संभव है। और यदि बात करें पृथ्वी से छोटा ग्रह क्या है, तो पृथ्वी से छोटा दोस्तों शुक्र ग्रह है। ठीक है, और शुक्र ग्रह जो है, इसे हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। 6 ग्रह जो है, भोर का तारा शुक्र ग्रह है। और उसके बाद आपका मंगल आता है दोस्तों। ठीक है, 7वें स्थान पर मंगल आता है। और बात करें एकदम छोटा ग्रह की, तो वो है आपका बुध। तो आप सभी लोग ग्रहों से परिचित रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, 1 जनवरी, 1 नवंबर, 5 नवंबर या 24 जनवरी। तो दोस्तों यहाँ पर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो जितने भी लोगों ने 24 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर डी को बताया, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साइबर क्राइम से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें वर्ष 2008 की, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है, साइबर क्राइम से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 जो है कब संशोधित किया गया? 2008 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, 36 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए को 10 दिसंबर 1948, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यहाँ पर दोस्तों यदि बात करें जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न ले देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आपका आखिरी प्रश्न है। आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए
इनमें से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है मोबाइल फोन, इंटरनेट, पत्र एवं डाक, तो ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके इंटरनेट से रिलेट करते हैं, तो सोशल मीडिया से रिलेट करते हैं, कम्युनिकेशन का साधन है। और तात्कालिक यदि किसी से वार्तालाप करनी हो तो मोबाइल फोन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पत्र एवं डाक, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन है। ठीक है, और इसमें अभी भी बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं, तो आप सभी लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर डी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास बहुत ही अच्छे से आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि सभी लोग, यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि आप सभी लोग की जो अगली क्लास चलने वाली है उसका कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो आप सभी लोग जाइए उस उसे जरूर देखिए, क्योंकि वो क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग उसे लिंक पर जरूर जाइए और वो क्लास भी अटेंड करिए। धन्यवाद।